हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर टॉपिक नंबर 1.9 से लेकर के 1.11 तक। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले डिफेक्ट के बारे में समझना होगा। डिफेक्ट समझने के बाद हम उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे और फिर उसके बाद हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करेंगे। तो अब तक जितना भी पोर्शन हमने पढ़ा हुआ था उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, डे टू डे लाइफ में वर्क कहाँ पे होगा, वो सब हमें इस लेक्चर में देखना होगा। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान देना। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, वो सब एक रेगुलर मैनर में अरेंज है अप टू लार्ज एक्सटेंट, तब हम बोलेंगे कि हमारे पास ये जो सॉलिड है वो परफेक्ट सॉलिड है या फिर ये हमारे पास एक आइडियल क्रिस्टल सिस्टम अवेलेबल है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। हमें जो नेचुरल कंडीशंस देखने को मिलती है वहाँ पे कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि पूरे यूनिवर्स में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स रही रहती है। देखो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, हमारे पास नीचे आपको दिख रहा है बीच वाला पोर्शन, वो डिफेक्टेड रीजन है। तो जब भी हमारे पास कोई क्रिस्टल जनरेट होता है तब वहाँ पे कुछ दिक्कतें खड़ी होती है, वहाँ पे कुछ मिस्टेक्स रह जाती है। इसको हम बोलते हैं डिफेक्ट्स। हमारे पास ये जो भी एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब वे में आ जाए तो उसको हम कहेंगे डिफेक्ट्स। अब ये जो डिफेक्ट्स हैं, हमारे पास जो इम्परफेक्शंस हैं उसकी कैटेगरीज होती है। डिफेक्ट्स सॉलिड की अगर हम बात करें तो मेनली हमारे पास वो दो टाइप की होगी। पहले को बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट, दूसरे को बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। मतलब कोई पॉइंट के ऊपर मिस्टेक्स हैं तो उसको बोले जाएगा हम पॉइंट डिफेक्ट। देखो पॉइंट डिफेक्ट्स आर दी इनरेगुलरिटी और deviation from the ideal arrangement around a point or a atom in a crystal substance। तो कोई एक दो जगह पे एक दो एटम में प्रॉब्लम होगा तो उसको हम बोल देंगे पॉइंट डिफेक्ट्स। देखो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट देखो, यहाँ पे क्या हो सकता है, एब्सेंस ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या फिर प्रेजेंस ऑफ अ फॉरेन पार्टिकल एट द लेटिस सेंटर। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ अ फॉरेन पार्टिकल एट द इंटरस्टेशियल साइड। और लास्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल टू अ इंटरस्टेशियल साइड। ये चारों में से कुछ भी हो तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। सॉरी, चारों नहीं, तीनों में से कोई भी पॉइंट होगा। यहाँ पे तीन कैटेगरी फिर से होती है हमारे पास, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट और लास्ट में हमारे पास होगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट की कैटेगरी कितनी है? तीन। स्टोक्योमेट्रिक, उसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे। देखो स्टोक्योमेट्री इफेक्ट इज गिवन बाय विच देयर इज अ नो डिस्टर्बेंस इन द स्टोक्योमेट्री ऑफ अ सॉलिड। इस डिफेक्ट के अंदर हमारे पास जो ओवरऑल केमिकल फॉर्मूला होगा उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। मतलब आपके पास पहले जो केमिकल फॉर्मूला था वही अभी भी रहेगा। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट फिर से हमारे पास दो टाइप की होगी, एक को बोलेंगे हम वैलेंसी डिफेक्ट, दूसरे को बोलेंगे इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। अब देखो तो यहाँ पे बात क्या हो गई, यहाँ पे जो एक एटम होना चाहिए था वहाँ पे एटम नहीं है हमारे पास, तो उसको हम बोलेंगे वैलेंसी डिफेक्ट। आप देख रहे हो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास एक एटम था, उसको हमने गायब कर दिया फोर्स अप्लाई करके या किसी भी तरह से। आप एक एटम को हटा दो वहाँ से तो वहाँ पे क्या जनरेट हो गया, वैकेंसी। इस टाइप की डिफेक्ट को कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। पहले एटम था अब नहीं है, मतलब खाली जगह जनरेट हो गई, दैट इज़ नॉन एज अ वैकेंसी। अब देखो यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाएगी। आप देख रहे हो कि एटम चला गया तो मास कम हो गया, तो हमारे पास जो डिफेक्ट है उसके आने से डेंसिटी कम हो जाएगी। अब हमें देखना होगा इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। देखो एक एक्स्ट्रा आइटम यहाँ पे आ चुका है, पहले जो लाइनिंग से अटैच नहीं था अब एक्स्ट्रा आइटम यहाँ पे आ चुका है, तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम बोलते हैं इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। जो वैकेंट स्पेस हो उसके अंदर कोई एटम आ जाए, सो इट इज़ नॉन एज अ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। यहाँ पे देखो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, यूनिट वॉल्यूम उतना ही है बट मास इंक्रीज हो गया, सो इट इज़ ऑल अबाउट अ स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये था हमारे पास नॉन आयोनिक सॉलिड्स के लिए। अब हमें जो पढ़ना होगा वो आयोनिक सॉलिड्स के लिए होगा। आयोनिक सॉलिड्स में कितने टाइप की डिफेक्ट्स होती है वो हमें समझना होगा। आयोनिक सॉलिड जब भी हमारे पास होता है तब उसकी अंदर भी दो टाइप की डिफेक्ट देखने को मिलेगी। एक को हम बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट्स, दूसरे को हम बोलेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट। ये दो टाइप की डिफेक्ट हमारे पास होगी, फ्रैंकल और शॉर्टकी। उसमें सबसे पहले देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट्स के बारे में। अ डिफेक्ट इज काउज्ड इफ सम ऑफ द आयंस इन ए लैटिस ऑक्यूपाई इंटरस्टेशियल साइट। मतलब एक एटम एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया, एक वैकेंट स्पेस जनरेट हो गई और दूसरे के अंदर बीच में वो आ चुका है।
ऐसी टाइप की जो हमारे पास डिफेक्ट होगी उसको हम बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। ये जो इंटरस्टेशियल पोजीशन थी, मतलब बीच वाली स्पेस, वहाँ पे एक एटम आ गया, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। यहाँ पे देखना, इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहा जाता है। सो क्या होना चाहिए, फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलेंगे हम। मान लो कि हमारे पास यहाँ पे एक वाइट और ग्रीन ऐसे दो एटम अवेलेबल थे, एक हमारे पास कैटायन है, दूसरा हमारे पास एनायन है। अब होगा क्या समझना, कैटायंस है वो अपनी स्पेस को छोड़ करके एक जगह से चला जाएगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं सिल्वर क्लोराइड की बात कर रहा हूँ, तो आप ग्रीन वाले पार्टिकल को क्लोराइड मान दो और सिल्वर टाइप का कलर है वाइट वाला वो सिल्वर मान लो। तो देखो अपनी जगह छोड़ के वो दूसरी जगह पे चला गया। इट इज़ अबाउट अ फ्रैंकल डिफेक्ट। हमको जिंक सल्फाइड में ऐसा देखने को मिलेगा, सिल्वर ब्रोमाइड में ऐसा देखने को मिला हुआ है देखो, और सिल्वर आयोडाइड में भी हमको देखने को मिला, सिल्वर का पार्टिकल देखो एक जगह से दूसरी जगह पे आ गया है। सो इट इज़ ऑल अबाउट फ्रैंकल डिफेक्ट्स। अब समझना है हमें शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में। शॉर्ट की डिफेक्ट इज काउज्ड इफ सम ऑफ द लेटिस साइट्स रिमेन अनऑक्यूपाइड। इसमें वैकेंटी होगी, कोई का किधर चला गया है, कहाँ गया हमें पता नहीं है, जहाँ पे जो पार्टिकल होना चाहिए उसकी जगह पे वो दूसरी जगह पे चला गया। तो ऐसी डिफेक्ट्स को हम बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। देख रहे हो आप, बट देखो यहाँ पे आयन है वो ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा। ऐसे केस में हमारे पास डेंसिटी डिक्रीज होगी, वो सही है, बट आयन की जो न्यूट्रलिटी है, मैटर की जो न्यूट्रलिटी है वो एज इट इज़ रहेगी। हमारे पास यहाँ पे दो पॉजिटिव गायब हो चुके हैं और दो नेगेटिव गायब हो चुके हैं, इसी वजह से हमारे पास डेंसिटी कम तो हो गई बट हमको करंट नहीं लगेगा। सोडियम क्लोराइड में कैसा आपको देखने को मिल सकता है, पोटेशियम क्लोराइड में आपको देखने को मिल सकता है। इवन दो उसी फैमिली का जो सीजियम क्लोराइड है वहाँ पे भी आपको ये टाइप की डिफेक्ट देखने को मिल सकती है। इट इज़ अबाउट शॉर्ट की डिफेक्ट्स। अब शॉर्ट की डिफेक्ट में हमने देखा था कि दो पॉजिटिव दो नेगेटिव से गायब होंगे। सो हमारे पास ओवरऑल जो न्यूट्रलिटी है वो हो जाएगी। हम स्पेसिफिकली NaCl की बात करें तो वहाँ पे पर सेंटीमीटर क्यूब हमें 10⁶ शॉर्ट की डिफेक्ट्स की पेयर देखने को मिलती है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में, उसी को अभी हमको और आगे लेकर के जाना होगा। हमने पढ़ लिया था कि स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स होती हैं और हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स और नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट भी होती है। हमने स्टोक्योमेट्री को कंप्लीट किया। अब हमें जो पढ़ना होगा वो हमारा मेन कंसर्न होगा स्टोक्योमेट्री के बाद आने वाली डिफेक्ट्स, मतलब इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स और नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। पहले वाले में केमिकल फॉर्मूला वेरी नहीं हो रहा था स्टोक्योमेट्री में, अब इम्प्योरिटी वाले में केमिकल फॉर्मूला वेरी हो जाएगा। पढ़ते हैं हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। अब देखो नाम में ही सब कुछ पता लग गया, कोई एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी आ जाए हमारे पास तो जो डिफेक्ट देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। हम यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली एग्जाम्पल के साथ बात करें तो मान लो कि हमारे पास एमोनियम क्लोराइड है या फिर एनालिटिकल रिएजेंट्स जो भी हमारे पास होते हैं, इसमें हमको कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी देखने को मिलती है एनालिटिकल रेंज में, जिसमें आपने देखा होगा कि प्योरिटी दिखाई होती है 99.9% प्योर, बट जो रिमेनिंग परसेंटेज हैं वो इम्प्योरिटी के होंगे। अब देखना यहाँ पे कोई फॉरेन एटम आ चुका है या फिर कोई फॉरेन आयन आ चुका है जो उस पार्टिकल को या उस स्ट्रक्चर को बिलोंग नहीं करता है, तो हमको जो डिफेक्ट देखने को मिलेगी उसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट एंड मेयर स्पेसिफिकली इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एक एग्जांपल की बात यहाँ पे करें तो मान लो कि आप सोडियम क्लोराइड जो मोल्टन स्टेट में है उसमें से सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनाना चाहते हो। अब जब भी आप उसमें स्ट्रोंशियम की प्रॉपर्टी इम्प्योरिटी लेकर के आओगे, वहाँ पे स्ट्रोंशियम पहले से अवेलेबल होगा तो वो सोडियम की जगह पे आ जाएगा और हर एक स्ट्रोंशियम आयन के लिए दो सोडियम आयन आपके रिप्लेस होंगे। मतलब एक स्ट्रोंशियम जब भी आ रहा है तब दो येलो पार्टिकल बाहर निकले, देखो येलो पार्टिकल मतलब सोडियम है, तो एक स्ट्रोंशियम के आने से दो सोडियम आयन निकलेंगे और उसी के साथ हमको एक वैकेंट स्पेस जनरेट होती हुई दिखेगी। तो देखो यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस भी जनरेट हो गई, तो जितने स्ट्रोंशियम आयन आएंगे उतने ही कैटायोनिक वैलेंसी जनरेट होगी। अब हमारे पास आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ कैटायोनिक वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम आयन अवेलेबल। तो जितने स्ट्रोंशियम डालोगे उतने ही कैटायोनिक वैलेंसी आपकी जनरेट होगी। ऐसा ही आपको सिल्वर क्लोराइड के केस में भी देखने को मिलता है। सिल्वर क्लोराइड के अंदर आप कैडमियम की इम्प्योरिटी लेकर के आओ, जितने सिल्वर निकलेंगे उतनी ही वैकेंट स्पेस जनरेट होगी। तो अब हमने दो पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, स्टोन क्योमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के बारे में हमने देख लिया। अब
हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट होगा वो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में। यहाँ पे भी स्टोक्योमेट्रिक फॉर्मूला नहीं बनेगा, कुछ अलग टाइप का केमिकल फॉर्मूला बनेगा, केमिकल फॉर्मूला वेरी हो जाएगा, बट हमें देखना होगा कितने टाइप की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो देखो, द डिफेक्ट्स गेट काउज रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ केटाइंस टू एनाइंस टू बी डिफरेंट फ्रॉम दैट आइडेंटिकेटेड बाय इट्स आइडियल केमिकल फॉर्मूला इज नॉन एज अ स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। घूम फिर के बाद क्या है कि डिफेक्ट आ जाने के बाद वहाँ पे केटाइन और एनाइन के नंबर सेम नहीं रहेंगे। इसकी भी अगर देखें तो हमको मेनली टू टाइप देखने होंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक बार मेटल ज़्यादा आ जाएगा, दूसरी बार मेटल कम रहेगा। सो इट इज़ अबाउट मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड डेफिशिएंसी। सबसे पहले बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स के बारे में। मान लो कि आपके पास कोई एनायोनिक वैलेंसी अवेलेबल हो, मतलब इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, उस इलेक्ट्रॉन को आप हटा करके दूसरी जगह पे डाल देते हो, ये चांस है। और दूसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटाइन, कोई केटाइन एक्स्ट्रा आ जाए। दोनों को बारी बारी से समझना होगा। मान लो कि आपके पास टेबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। अब इस सोडियम क्लोराइड को आप सोडियम की वेपर की प्रेजेंस में हीट करोगे। क्या करना है हमको, सोडियम क्लोराइड ले लेना है, उसमें सोडियम की वेपर के साथ इसको हीट करना है। तो होगा क्या, कभी कभार कोई सोडियम का एटम आ करके क्लोरीन को उठा करके भाग जाएगा। सोडियम आएगा, क्लोरीन के साथ अटैच होगा, अटैच होने के बाद वो क्लोरीन से बॉन्ड बनाएगा। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, एक क्लोरीन आया, ये सोडियम के साथ चिपक करके निकल गया, और सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन था वो उसने वहाँ पे छोड़ दिया। तो घूम फिर के बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन आ गया, क्लोराइड चला गया, सोडियम कन्वर्ट हो चुका है सोडियम आयन में, और इलेक्ट्रॉन एक छोड़ दिया। जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे ब्लैक सर्कल से या ब्लैक डॉट से दिखाया हुआ है। देखा आपने, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ब्लैक डॉट के फॉर्म में दिखाया हुआ है। अब हुआ क्या, पहले जितने सोडियम थे उतने सोडियम तो अभी है, बट क्लोरीन का नंबर एक कम हो गया। ये जो सोडियम क्लोराइड बना हुआ है वो थोड़ी देर में दूर चला जाएगा। तो ओवरऑल क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास जितने क्लोरीन के नंबर थे उसमें से एक क्लोरीन कम हो चुका है। अब देखो, ये जहाँ पे क्लोरीन कम हुआ वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, उसको हम कहते हैं एफ सेंटर्स। एफ स्टैंड फॉर फायर बेंजेटर। ये हमारे पास कलर सेंटर को रिप्रेजेंट करने की मेथड है जिसको कहा जाता है एफ सेंटर्स। ये हमारे लिए कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल सेंटर्स होते हैं। अब समझना, इसी वजह से सोडियम क्लोराइड का हमको येलो कलर देखने को मिलता है। सोडियम क्लोराइड अगर आप इम्प्योर स्टेट में देखोगे तो हमको येलोविश कलर देखने को मिलेगा। यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो सोडियम क्लोराइड है ना, येलो कलर। ऐसे ही लिथियम में ऐसे इम्प्योरिटी आती है तो उसकी वजह से उसका पिंक कलर देखने को मिलता है। इवन तो पोटेशियम के अंदर ऐसी डेफिशिएंसी आएगी तो उसका वायोलेट कलर हमको देखने को मिलेगा। तो एस ब्लॉक के अंदर ऐसी इम्प्योरिटी की वजह से कलर देखने को मिलता है। समझो रीज़न क्या है, जैसे ही लाइट इसके ऊपर गिरी, इलेक्ट्रॉन जाएगा अपर स्टेट में। अब ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होने की वजह से वो कलर शो करता हुआ देखने को मिलेगा हमको। जैसे ही वो नीचे आता है कलरेशन हमको देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो एक्स्ट्रा केटाइन होगा वो इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाएगा। देखो आपको ए प्लस दिख रहा है ना, ये एक्स्ट्रा केटाइन है वो आ चुका है, और उसका इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल में ही होगा। जिंक ऑक्साइड उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। आपके सामने ये जो स्केलेटन दिख रहा है वो होगा जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड में एक एक्स्ट्रा केटाइन आ जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसकी वजह से हमको देखने को मिलेगी मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखो होता क्या है, जिंक ऑक्साइड को हम हीट करते हैं तो हीट करने पे ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और बचेगा जिंक। अब इसको जिंक 1+X से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में उड़ गया, बचा क्या, जिंक 2+ आयन। अब जिंक 2+ आयन खुद के 2 इलेक्ट्रॉन को वहीं पे रहने देगा और ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है। सो इट इज़ ऑल अबाउट मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में हमें बात करनी होगी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की। अब जो डिफेक्ट पढ़ेंगे वहाँ पे मेटल कम होंगे एज कम्पेयर टू एनायन। तो यहाँ पे ड्यू टू केटायोनिक वैकेंसी हमको डिफेक्ट देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं केटायन जहाँ पे होना चाहिए वहाँ से हटा दो। तो यहाँ पे जो सर्कल किया हुआ था वहाँ पे केटायन होना चाहिए था, बट अब होगा नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल लेट से वी हैव अ फेरस ऑक्साइड FeO, और वहाँ पे उसका जो यूजुअल कंपोजिशन होता है वो Fe 0.95O होगा। मतलब थोड़े Fe के आयन कम होंगे। ये जनरली रेंज में होता है 0.93 से लेकर के 0.96 तक। ऐसा होने का रीज़न समझना,
जब भी आप क्रिस्टल को हीट करते हो तब Fe+2 में से Fe+3 बन जाता है, तो वहाँ पे 3 Fe+2 जाएंगे और 2 Fe+3 आ जाएंगे। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमको ये मैथमेटिक्स देखना होता है कि 3 Fe+2 जाएंगे, 2 Fe+3 आ जाएंगे, तब दोनों का चार्ज +6 होगा। ऐसा आपको आयरन सल्फाइड, निकल ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड के अंदर देखने को मिलेगा। ये तीनों के अंदर हमको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट देखने को मिलती है। अब ये दो टाइप की डिफेक्ट होती थी, उसमें से लाइन डिफेक्ट है वो पूरी डायगोनल में या फिर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन में हो सकती है। देखो यहाँ पे पूरी लाइन के अंदर ही हमको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, कुछ एटम्स गायब हो चुके हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े हैं, बट इसको हमें कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पे मिस अलाइनमेंट होगा पार्टिकल्स का या फिर प्रेजेंस ऑफ अ वैकेंसी अलोंग अ लाइन। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉलिड। जो भी सॉलिड कंपाउंड है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही वास्ट है कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में। यहाँ पे आपको 10⁻⁻20 से लेकर के 10⁻7 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स तक की कंडक्टेंस देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे 27 ऑर्डर जितना रेंज होता है। अगर हम क्लासिफिकेशन करें सॉलिड्स का अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे हमको 3 कैटेगरी मिलती है। पहला होगा कंडक्टर का, दूसरा होगा इंसुलेटर का, थर्ड होगा हमारे पास सेमीकंडक्टर का। जो कंडक्टेंस शो करता है उसको बोलते हैं कंडक्टर। उसको सबसे पहले देखते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास हो जाएगी। उसका जो कंडक्टेंस होगा वो 10⁻4 to 7 होगा, मतलब अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा। अगर मैं बात करूँ इंसुलेटर की, तो उसकी बहुत ही कम कंडक्टेंस होती है, रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻10 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स तक उसकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी। जबकि सेमीकंडक्टर की बात करें तो वो बीच वाले पोर्शन में आएंगे, उनकी जो रेंज होगी वो इंटरमीडिएट होगी, स्पेसिफिकली 10⁻6 से लेकर 10⁻4 ओहम तक होगी। अब देखो ये कंटिन्यूस ऑर्डर नहीं होता है, बीच बीच में आपको गैप देखने को मिल रहे हैं, वो ऑब्वियस है। ये मैथमेटिकल डिजिट आपको याद रखने होंगे, ये मेंशन करना होता है। अब डिटेल में बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर की अगर बात करें तो वो स्पेसिफिकली दो टाइप के होते हैं। कंडक्टर्स हमें दो टाइप के मिलेंगे, सबसे पहला मेटालिक कंडक्टर और दूसरा होगा हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। सबसे पहले बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर की। जो मेटालिक वायर होते हैं, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, उनको बोलेंगे मेटालिक कंडक्टर। वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन होगा और इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन वाले कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन, ये सब हमने देखा हुआ है जो वायरिंग वगैरह में यूज़ होते हैं, इसमें से करंट ईजिली पास हो पाएगा। सो इट इज़ अबाउट अ मेटालिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या करना होगा, आपको पानी के अंदर कोई सॉल्ट को ऐड करना होगा जिसके अंदर केटायन और एनायन अवेलेबल हो, तो वो आयन पास हो करके हमें करंट फ्लो होता हुआ दिखेगा। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे कंडक्टेंस शो होगा, नथिंग एल्स। तो खास करके हमारे पास जो सॉल्ट होते हैं उसके पार्टिकल्स यहाँ पे पार्ट लेते हैं, और जब भी उसमें डिफेक्ट्स आएगी तो डिफेक्ट्स के चलते वहाँ पे कंडक्टेंस मैक्सिमम होता है। डिफेक्ट अगर नहीं होगी तो वहाँ पे कंडक्टेंस होने के चांस बहुत ही कम है। डिफेक्ट वाले मटेरियल में इजीली कंडक्टेंस होगा और करंट देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं हमारे पास सोडियम जैसे मटेरियल की। वो कंडक्टेंस क्यों करता है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से। आपके पास जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उतना करंट ज़्यादा पास होगा। अगर आप अकेले एटम की बात करो तो वहाँ पे एनर्जी लेवल्स हम ऑर्बिटल के नाम से दिखाते हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। बट जब भी आपके पास बहुत सारे एटम अटैच हो तब उनकी जो ऑर्बिटल्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। हमारे पास एक को हम बोलते हैं वैलेंस शेल, जो यहाँ पे ब्लू से दिखाया हुआ है, रेड को बोलेंगे कंडक्शन बैंड। अब ये ऑर्बिटल्स जब बहुत सारे एटम होते हैं, मैक्सिमम एटम होते हैं एन एटम, तब हमारे पास बैंड के फॉर्म में रहती है। सिंगल सिंगल ऑर्बिटल के फॉर्म में नहीं दिखा सकते हम उसको, भी बैंड के फॉर्म में दिखाना होगा। अब ये जो बैंड बनते हैं उसमें नीचे ब्लू कलर वाला बैंड है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, ऊपर जो रेड कलर से शो किया हुआ है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो करंट पास हो सकता है। अब हमें समझना होगा कि मेटल में कंडक्टेंस कैसे शो होता है, ये कंडक्शन बैंड थियोरी के अकॉर्डिंग हमें एक्सप्लेन करना होगा। अभी के लिए उतना ध्यान रखो कि बैंड जब भी बनते हैं तभी करंट पास हो सकता है। अब मेटल के केस में ये जो बैंड होते हैं, ब्लू बैंड और रेड बैंड, उन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है। ब्लू को क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड बोलेंगे। रेड को क्या बोलोगे, रेड को हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड,
क्योंकि वहाँ पे कंडक्शन हो पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी, तो रेड को क्या कहा जाएगा, कंडक्शन बैंड। अब जब कभी भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आएगा तब करंट पास हो सकता है। मेटल के अंदर नेचुरली ये दोनों ओवरलैप होते हैं, कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड, तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर आराम से चला जाएगा, ओवरलैप है तो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस ही नहीं है, तो कहीं पे भी जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचा वो करंट पास हो पाएगा। हम बात करें इंसुलेटर की, तो यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे लार्ज एनर्जी गैप होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप नहीं कर पाएंगे। ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन जोन। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो डिफरेंस है उसको क्या कहा जाएगा, फॉरबिडन जोन। ये फॉरबिडन जोन को ओवरलैप नहीं कर पाते, क्रॉस नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन, और हमको करंट फ्लो होता हुआ नहीं दिखेगा। कहने का मतलब इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता है, उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे वैलेंस सेल और कंडक्शन बैंड के बीच में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। अब हमें थर्ड पॉइंट ध्यान रखना होगा अबाउट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बीच पे भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा दो बैंड के अंदर, वहाँ पे थोड़ी सी गैप है, बट ये इंटरमीडिएट होती है, कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर के बीच वाला गैप यहाँ पे होता है। तो नॉर्मल कंडीशन पे अगर आप थोड़ा सा हीट भी कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाएगा, है ना। नॉर्मल कंडीशन हो, थोड़ा सा आप हीट कर रहे हो तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, भले ही सब इलेक्ट्रॉन ना चले जाए, बट एक या दो इलेक्ट्रॉन आपके जंप करके ऊपर चले जाएंगे वैलेंस सेल में से कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ पे करंट फ्लो होने की पॉसिबिलिटी है। अब ये जंप करवाने के लिए हमको जो एनर्जी चाहिए उसको बोलेंगे थर्मल एनर्जी। हीट करने पे हो रहा था इसलिए थर्मल एनर्जी। अगर आप ये थर्मल एनर्जी बहुत ही कम रखते हो, मतलब हम इसको बहुत ठंडा कर देते हैं, ऑलमोस्ट आइस कोल्ड वाटर में रख दो, या फिर आप 0 केल्विन पे चले जाते हो, तब ये टोटली नॉन कंडक्टर जैसा काम करेगा। मतलब टेम्परेचर अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएंगे, बट रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जा पाएंगे और वहाँ पे करंट फ्लो होता रहेगा। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब एज इट इज़ आराम से काम हमारा बन जाएगा। अब समझना, सेमीकंडक्टर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक को कहेंगे इंट्रिंसिक और दूसरों को कहेंगे एक्सट्रिंसिक। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक की। तो जो हम माइनिंग करके सेमीकंडक्टर निकालते हैं उसी को बोलेंगे वो टाइप का इंट्रिंसिक, कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मटेरियल। ये जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एक टाइप के मटेरियल से बनेंगे, उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये रॉ मटेरियल टाइप होगा, ऐसा समझो आप। इसको हम अनडोपेड सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटी ऐड नहीं की है। जबकि एक्सट्रिंसिक के केस में हमको कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड करनी होगी, जैसे ही आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो वहाँ पे एक्सट्रिंसिव बन जाएगा। मतलब इंट्रिंसिक के अंदर आपको सिंपली इम्प्योरिटी ऐड कर देनी होगी, जैसे ही आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेंगे या फिर डोपेड सेमीकंडक्टर्स मिलेंगे। इसकी कंडक्टेंस हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। देखो सिंपल होगा तो उसकी कंडक्टेंस कितनी होती है, 10⁻⁻⁶ से लेकर के 10⁴ तक। बट जैसे ही आप यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड कर देते हो बोरोन या फॉस्फोरस जैसे एलिमेंट की, तो वहाँ पे कंडक्टेंस 10⁴ के साइड चला जाता है। मतलब जैसे ही सिलिकॉन में हमने बोरोन ऐड कर दिया, जर्मेनियम में हमने फॉस्फोरस ऐड कर दिया, तो उसकी जो कंडक्टेंस है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज होगी। अब ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो भी दो टाइप के होंगे, ध्यान रखना, ये फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, काम में आएगा। एक को बोलेंगे हम एन टाइप, दूसरे को बोलेंगे पी टाइप। एन स्टैंड फॉर अ नेगेटिव, पी स्टैंड फॉर अ पॉजिटिव। तो नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर और पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। सबसे पहले बात करते हैं एन टाइप की। एन टाइप में क्या करना होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम मतलब 14 ग्रुप एलिमेंट के अंदर हम 15-16 के ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, मतलब फॉस्फोरस को ऐड कर दिया। देखो कार्बन फैमिली के अंदर ये सब आते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम वो सब, उसकी बाजू वाला फॉस्फोरस आर्सेनिक, उन सबको ऐड कर दो तो वो बनेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों एन टाइप, क्योंकि देखो वहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से कहेंगे एन टाइप नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन आया हुआ है फॉस्फोरस में, सिलिकॉन के अंदर 4 होते हैं, फॉस्फोरस की वजह से 5 आ जाएंगे, वो पांचवा इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह पे घूमेगा, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पी टाइप की। पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपको क्या करना होगा, आपके पास 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करनी होगी, मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सब कौन से हैं 13 ग्रुप के एलिमेंट। ये अभी 3 ही बॉन्ड बनाएंगे, सिलिकॉन 4 बनाता है, गैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाएंगे। तो अब जो वैकेंट स्पेस बच चुकी है उसको हम बोलते हैं होल, जहाँ पे बॉन्ड नहीं बना है
उस खाली स्पेस को हम बोलते हैं हॉल्स। ये हॉल्स एक पॉजिटिव चार्ज जैसा होता है। ये पॉजिटिव चार्ज पूरे स्ट्रक्चर में घूमेगा, पूरे स्केलेटन में घूमेगा। अब बोरॉन एक बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड सिलिकॉन ने ब्रेक किया। अब ये ब्रेक होता हुआ बॉन्ड हर जगह पे घूमता रहता है, मतलब हॉल यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। देखो एक बोरॉन और सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड बन गया, बट सिलिकॉन का राइट हैंड साइड वाला बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। अब यही सिलिकॉन क्या करेगा, हॉल यहाँ पे आ चुका है तो वो फिर से एक बॉन्ड बनाएगा और अपना दूसरा बॉन्ड ब्रेक कर देगा। मतलब एक बॉन्ड बन गया, दूसरे का टूट गया, बन गया टूट गया, बन गया टूट गया, ऐसा चलेगा। मतलब अब जो हॉल है वो पूरे ही स्ट्रक्चर में ट्रांसफ़र होता है। हॉल होता है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज, इसीलिए इसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे होल्स मेजोरिटी कैरियर्स है और इलेक्ट्रॉन्स को हम माइनॉरिटी कैरियर्स कहते हैं। ये दोनों फिजिक्स में समझ में आएगा, टेक्निकल टर्म्स है। तो यहाँ पे एक करंट पास हो रहा है, इन शॉर्ट यही हमको ध्यान रखना है। अब ये जो सेमीकंडक्टर्स हमारे पास बन गए एन टाइप और पी टाइप, इसकी एप्लीकेशन क्या होगी वो समझते हैं। मतलब हमें काम में कहाँ पे आएंगे, बहुत सारी जगह पे यहाँ पे हमको ये दोनों काम में लगेंगे। सबसे पहला देखो, पी एन जंक्शन डायोड बढ़ाने में काम में आएगा। आप फिजिक्स में ये देखोगे, ये साइन भी आपको समझ में आएगी, 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि जब एन और पी को आप जस्ट बाजू बाजू में रख देते हो तब डायोड जनरेट होता है, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में काम में आता है। अब देखो यहाँ पे जंक्शन बन रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, इसीलिए वहाँ पे कहा गया है कि पी एन जंक्शन डायोड है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, उसकी वजह से आप लाइट एमिटिंग डायोड बना सकते हो। आप जो एलईडी कह रहे हो, आज जो लैंप देख रहे हो, वो लैंप सब इसी से बनते हैं, जो एलईडी वाला लैंप होता है हमारे घर में भी। दूसरा यहाँ पे फोटो डायोड्स होंगे। सोलर पैनल हम बताएं तो वो इस तरह से कई जनरेट होंगी। सोलर पैनल के अंदर हमारे पास 3 लेयर भी हो सकती है। पी एन जंक्शन होगा, उसमें एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, उससे करंट पास होगा। देखो आपने ये छोटे छोटे पीसेस भी देखे होंगे फिजिक्स की लैब में या फिर कोई इलेक्ट्रॉन्स कैरियर में। अब देखो यहाँ पे करंट का फ्लो दिखा हुआ है, फॉरवर्ड बायस होता है और रिवर्स बायस होता है, जिसमें एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है, दूसरी में बहुत ही कम या फिर नहीं होगा। इसके अलावा आप रेक्टिफायर बना सकते हो। आपके पास पी एन जंक्शन हो तो उससे हम रेक्टिफायर वगैरह बना सकते हो। देखो उसमें डायोड 1 डायोड 2 दिया हुआ है, तो ऐसे इनपुट डीसी आउटपुट एसी टू डीसी कन्वर्ट करना हो करंट को, उसके लिए हमको ये डायोड वगैरह काम में आते हैं। अगर आपने रेक्टिफायर बना लिया तो एसी टू डीसी कन्वर्ट कर सकते हैं हम। तो आपने जो डीपी वगैरह देखे हुए हैं उसमें यही सब यूज़ होता है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिस्टर, आपकी फ़ोन की सर्किट हो, पीसी हो, आपका लैपटॉप हो, हर एक में ये ट्रांजिस्टर हो यूज़ होते हैं। 2 टाइप के आते हैं, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ये सारे के सारे मटेरियल हैं हमारे पास, वो बनेंगे बेसिकली किससे, सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर को एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करना होगा, तो आपको ये ट्रांजिस्टर डायोड्स वो सब बनते हुए देखने को मिलेंगे। इन सब को आपको फिजिक्स में डिटेल में स्टडी करना होगा। अब देखो कुछ बात करते हैं हम कंपाउंड ऑफ सेमीकंडक्टर्स की। कुछ डरावने कंपाउंड हमको पढ़ने होंगे जिनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आपको समझनी होगी। अब देखो ये 13 और 15 वाले एलिमेंट के साथ ग्रुप बनाए या फिर 12 और 16 के साथ बनाए। देखो 12 13 से बनाएंगे ना तो वो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेंगे। अगर 15 16 से बना रहे हैं तो एन टाइप। ये आप एक्स्ट्रा येलो कलर के एलिमेंट देख रहे हो, वो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, जबकि पर्पल है वो पूरा स्केलेटन सिलिकॉन जैसा कोई मटेरियल का बना होगा। देखो बात करते हैं 13 से लेकर के 15 ग्रुप एलिमेंट की, तो वहाँ पे आई एन एस भी बन सकता है, ए एल पी बन सकता है, और गैलियम आर्सेनिक का वहाँ पे एलॉय जैसा बन सकता है। ये सब सेमीकंडक्टर में काम में आएंगे। आप जो फ़ोन के अंदर चिप्स वगैरह देखते हो, लैपटॉप के अंदर चिप्स देखते हो, अभी आपने देखा होगा कि प्रोसेसर आते हैं अलग अलग, ये प्रोसेसर भी बेसिकली सेमीकंडक्टर्स के बनते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स होगा तो हम ये चिप्स वगैरह बनाएंगे, उससे ही हमारा पूरा मोबाइल और लैपटॉप प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर हम बात करें 12 से लेकर के 16 ग्रुप के एलिमेंट की, मतलब 12 वाला और 16 वाला, तो वो क्या बनेंगे, जिंक कैडमियम, कैडमियम मर्क्यूरी, ये सब 12 वाले थे। 16 वाले सल्फर, सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, ये दोनों भी कंबाइन हो सकते हैं। जिंक सल्फाइड वगैरह, कैडमियम सल्फाइड हो गया, कैडमियम सेलेनाइड हो गया, मर्क्यूरी टेलुरिड हो गया, ये सब हमारे सेमीकंडक्टर्स थे जो हम एन पी पी एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनाते थे। वो ये हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोसेस में, सोलर सेल में, ये सब जगह पे वो यूज़ होते हैं। अब देखो ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, उनकी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हमको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे कुछ ऑक्साइड है जो मेटल के जैसा बिहेव करते हैं,
क्या बोल रहा हूँ, मेटल के जैसा बिहेव करने वाले ऑक्साइड, फॉर एन एग्जांपल टाइटेनियम का ऑक्साइड हो गया, या फिर आपके पास जो क्रोमियम डाइऑक्साइड है और रेनियम ट्राइऑक्साइड। रेनियम ट्राइऑक्साइड की कंडक्टिविटी कॉपर के जैसी होगी और उसका अपीयरेंस भी कॉपर के जैसा ही है, आपको कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। हमारे पास कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो बिहेव करते हैं नॉन मेटल के जैसा, जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड, वेनेडियम ट्राइऑक्साइड, और ऊपर की लाइन के कुछ मेटल प्लस टू ऑक्साइड्स जो मैंगनीज से लेकर के कॉपर तक के दिखाए हुए हैं, ये सब इंसुलेटर के जैसा बिहेव करेंगे। रिमेनिंग जो टाइटेनियम ऑक्साइड है, वेनेडियम ऑक्साइड है और हमारे पास वेनेडियम डाइऑक्साइड है, ये सब बिहेव करते हैं हमारे पास इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर। अब हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करनी होगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। मान लो कि आपके पास सोडियम आयरन जैसा कोई भी मटेरियल हो, उन हर एक के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो होती ही है, वो कुछ मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा। ये मैग्नेट के जैसे बिहेव कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना है किसी भी सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से आएगी। इलेक्ट्रॉन वहाँ पे दो टाइप के मोशन करता है, इसको कहते हैं स्पिन एंगुलर मोशन और दूसरे को कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोशन। मतलब वो अपनी जगह पे भी घूमता रहेगा और न्यूक्लियस के सराउंड में भी घूमेगा। ये दो टाइप के मोशन होंगे, उसी के चलते ये उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी। ये मोशन जितना ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा। बट यहाँ पे हमें एक यूनिट यूज़ करना होगा, 1 बोहर मैग्नेट्रॉन, जो कि होता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आपको एक रिलेशन याद रखना होगा, फिजिक्स में बहुत हेल्प मिलेगी। अब ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो हमारे पास बहुत सारी कैटेगरी के होते हैं। बेसिकली हमको 5 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल देखने को मिलेंगे। पहला होगा डायामैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक, थर्ड फेरोमैग्नेटिक, फोर्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक और लास्ट होगा फेरी मैग्नेटिक। इन पांचों नाम को याद रखना होगा आपको। हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम डायामैग्नेटिक से। तो देखो, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और जैसे ही आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे वो रिपल करेंगे, चिपकेगा नहीं, वो दूर जाने की टेंडेंसी शो करेगा। मतलब अगर आपके पास छोटा सा बार हो, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो वो हायर मैग्नेटिक फील्ड से लोअर मैग्नेटिक फील्ड की ओर भागेगा। देखो वो रिपल हो रहा है, समझ रहे हो। तो पहले जहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड था वहाँ से कम मैग्नेटिक फील्ड की ओर भागेगा। ऐसे सब्सटेंस के अंदर सब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन सब कोई पेयर में हो गए तो ऐसी प्रॉपर्टी वो शो करेगा। आपको ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए, ये मटेरियल आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके एग्जांपल देखें तो हमारे पास वाटर है, सोडियम क्लोराइड हो गया, नमक, या फिर आप बेंजीन बोल दो। ये सब कंपाउंड के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर में होते हैं। सेकंड हमारे पास होगा पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड हमारे पास अच्छे मैग्नेट बन सकते हैं। उसको अगर आप रखोगे मैग्नेटिक फील्ड में तो वो लोअर मैग्नेटिक फील्ड से हायर मैग्नेटिक फील्ड की ओर भागेंगे। मतलब ये अट्रैक्ट होगा हमारे मैग्नेट की ओर। तो देखो अभी वीक मैग्नेटिक फील्ड में था, वो मूव करेगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ओर। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होता है। जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाले मटेरियल होंगे उसमें आपको ये टेंडेंसी देखने को मिलेगी। जिस किसी भी मटेरियल के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ये अट्रैक्शन वगैरह हमको शो करते हुए दिखेंगे। हमारे पास आयरन क्लोराइड हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, या फिर क्रोमियम क्लोराइड हो गया। तो ये सारे जो सॉल्ट हैं हमारे पास वो इस तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब बात करते हैं हम फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड की। फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड के अंदर हमको पहले एक कंसेप्ट पढ़ना होगा जिसको हम बोलते हैं डाइपोल का कंसेप्ट। डाइपोल भी नहीं, सॉरी, डोमेन का कंसेप्ट। देखो इसकी प्रॉपर्टी भी आपकी पैरामैग्नेटिक की जैसे सेम ही होगी। ये भी अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की ओर। वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ओर ये भागेंगे। बट यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो जाती है। ये अट्रैक्ट तो कर रहा है बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं डोमेन के नाम से। जो मेटल आयन होंगे वो सब थोड़े थोड़े कंबाइन होकर के कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, इसको हम बोलेंगे डोमेन। यहाँ पे 5-10 जितने मेटल के आयन होंगे उन सब की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिर्फ एक डायरेक्शन में होगी। बट जैसे ही आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो ये सारी डाइपोल मोमेंट घूम कर के सेम डायरेक्शन में आ जाएगी। देखो अंदर के एरो है वो घूम रहे हैं। अब सब एरो राइट साइड दिखाए हुए हैं। तो हमारे पास आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है और गैडोलिनियम है। ये जो सारे मटेरियल है जो मैग्नेट बनाने के लिए काम में आते हैं, उन सबको आप कह सकते हो कि
ये फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल थे। अब बात करेंगे हम एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड के लिए। एंटी फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड में आपको क्या देखना होगा, यहाँ पे जो मटेरियल अवेलेबल है वो आपके मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो ही नहीं करेंगे। यहाँ पे जो डायपोल होगी वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगी। देखो 3 डायपोल ऊपर बन रही है, 3 डायपोल नीचे बन रही है, तो उसी की वजह से वो एक दूसरे की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको कैंसिल आउट करेंगे। और एग्जाम्पल के फॉर्म में एक ही याद रखो, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 होगा उसका एग्जाम्पल। अब लास्ट कैटेगरी की बात करते हैं, इट इज़ अ फेरी मैग्नेटिक कंपाउंड। तो देखो फेरी मैग्नेटिक कंपाउंड के अंदर आपको फिर से वही सेम सिनेरियो देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी डायपोल होंगी, बट एक डायरेक्शन में डायपोल ज़्यादा होगी, दूसरे डायरेक्शन में डायपोल कम होगी। तो 4 डायपोल ऊपर की ओर, 2 डायपोल नीचे की ओर, तो आपके पास एक कंपाउंड बनेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होने वाले फेरी मैग्नेटिक। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल सब में याद रखने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल कंपलसरी याद रखना। तो जो Fe3O4 है, MnFe2O4 है और ZnFe2O4 है, तो जो फेराइट और मैग्नेटाइट उसका एग्जाम्पल। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है, आप सब भी एक बार पढ़ लेना और होमवर्क के फॉर्म में आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सब कर करके सेंड करना है। और हाँ, सेकंड चैप्टर भी आज ही के डेट में आपको अपलोड होता हुआ देखने को मिलेगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है सेकंड सॉल्यूशन वाले चैप्टर का, वो भी एक बार के देख लेना। आपके टेस्ट में ये दोनों ही आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।